ओके जी, अगली जो टाइप है दैट इज डिसएडवांटेज्ड और कल्चरली डिफरेंट स्टूडेंट्स. Those students in the classroom who came from poor cultural background are not properly equipped with experiences which are necessary to perform well in the school. ऐसा ही होता है ना. आई होप आप सब मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि अगर आप एक पुअर कल्चर से आ रहे हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस क्लासरूम में आना कि जहाँ हर लेवल का बच्चा मौजूद है, हर कम्युनिटी का बच्चा मौजूद है, और जाहिर है कि उसके एक्सपीरियंसेस वैसे नहीं रहे होंगे कि जैसे कि आपके रहे होंगे. ठीक, let us review a few factors leading to the disadvantaged status of the children. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि many poor children are disadvantaged due to the untreated illness. ठीक है, बाज़ औक़ात ये होता है कि पुअर फैमिलीज के पास इतने एक्सपेंसेस होते ही नहीं कि वो अपना खाना पीना ही पूरा कर सकें या अपनी जो लाइफ की बेसिक नीड्स हैं उनको ही फुलफिल कर सकें. अब क्या होता है कि जो ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज होते हैं वो इग्नोर हो जाता है कि जी खुद ही ठीक हो जाएगा, बस जितना उनसे हो पाता है वो करते हैं. अब क्या होता है कि अगर टाइम पर हेल्थ इश्यूज को रिकवर ना किया जाए तो उससे मेंटल कह लें कि इफेक्ट पड़ते हैं आपकी मेंटल एबिलिटीज पर, इवन आपकी सोशल और अपनी जो फिजिकल एबिलिटीज हैं उन पर भी पड़ते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं. These children may belong to poor social and psychological environment, and most lower class parents use ways of child care that work against their success in school. Like mother inattentive and unresponsive to the child who use poor language when interacting with the child. ठीक है, तो अब वो नहीं सिखाती, नहीं समझाती, तो देन इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या होता है, या अल्टीमेट रिस्पॉन्स जो हमारे सामने आता है वो ये होता है कि बच्चे जो हैं वो उनकी लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होती. ठीक है, और वो कम होती है एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स जो उनकी एज के हैं. सही है जी. नेक्स्ट ये है कि पुअर फैमिलीज से आने वाले जो बच्चे होते हैं वो एक्सपोज नहीं होते वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस है. उनका जो एक्सपीरियंस का दायरा है या जो उनका जिंदगी गुजारने का नजरिया है वो बहुत लिमिटेड रहा होता है. और देयर पेरेंट्स डू नॉट ट्यूटर देम ऑल्सो, टॉक लेस एंड डू नॉट आंसर देयर क्वेश्चंस. और ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज दे कांट अफोर्ड टू प्रोवाइड देम विद द एजुकेशनल टॉयज एंड अदर रीडिंग मटेरियल, कि जिसकी वजह से उनकी जो लर्निंग है वो बेहतर हो सकती थी या उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं वो एनहांस हो सकती थी. सो दे टेक देम लेस ऑन ट्रिप्स and therefore these children remain at the disadvantaged in the competitive school environment. ठीक हो गया. अगली रीजन क्या है जी कि these peoples may not be strongly motivated to do well in the school. ऐसा भी होता है कि नॉर्मल बिहेवियर है कि अगर एक पुअर क्लास से बिलोंग करने वाला बच्चा है तो वो हमेशा कह लें कि इग्नोर्ड रहता है. टीचर उसको प्रॉपर कह लें कि तवज्जो देता ही नहीं है. ठीक है, हालांकि स्कूल में आने वाले तमाम बच्चे उतना ही अटेंशन और उतनी ही गाइडेंस और उतना ही प्यार डिजर्व करते हैं कि जितना के बाकी स्टूडेंट्स करते हैं. ठीक है, वो चाहे जिस बैकग्राउंड से भी आता हो, लेकिन क्लासरूम में जब वो एंटर हो गया तो देन दे आर ऑन द सेम लेवल. सो टीचर शुड थिंक अबाउट इट, एंड एज अ टीचर यू मस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपने अगर एक बच्चा पहले से ही इग्नोर्ड है और बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है तो देन ऑब्वियसली यू आर नॉट नो मोर नीड टू सप्रेस देम और सप्रेस हिम मोर. ठीक है, आपको बल्कि उसकी लर्निंग में फैसिलिटेशन का रोल प्ले करना चाहिए, ना कि आप उसको मज़ीद डिसएडवांटेज्ड की कैटेगरी में ले जाएं. ठीक है जी. लोअर क्लास चिल्ड्रन जनरली हैव लो करियर एस्पिरेशंस. ठीक है, ऑब्वियसली उनको ज़्यादा कोई मोटिवेशन नहीं होती कि जाहिर है उन्होंने सक्सेस देखी नहीं है और उन्होंने यही देखा है कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से मिलती है, और वो भी इतनी ज़्यादा तगोदों के बाद. तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमें इस तालीम का फ़ायदा अल्टीमेटली होगा क्या, क्योंकि उन्होंने उस तालीम को अपनी ज़िंदगी में या अपने एक्सपीरियंसेस में देखा ही नहीं. ठीक है,
तो इस वजह से उसके ज़्यादा कोई ब्रॉड एस्पिरेशंस नहीं होती रिगार्डिंग देयर करियर्स, रिगार्डिंग देयर जॉब, और दे आर नॉट फेमिलियर विद इवन ऑप्शंस कि उनके लिए क्या ऑप्शंस हो, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी हिस्ट्री में ही हमेशा फेलियर लिख दिया गया होता है, या वो फेलियर को फेस कर चुके होते हैं, ठीक है। इसीलिए वो बच्चे जो हैं वो चैलेंजिंग नहीं होते, उनके कोई लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्लान्स नहीं होते, और इवन उनके पेरेंट्स भी इस चीज़ को एनकरेज नहीं करते, उनके अंदर इस बात को डेवलप नहीं करते कि वो अपनी तालीम को आगे बढ़ाएं और उस नेगेटिव एस्पेक्ट को और अपनी नेगेटिविटी को कम करें, ठीक है जी। और वैसे इस बात का असर क्या होता है कि वो बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। ड्रॉप आउट इज द मेन रीजन, ठीक है। द एडोलसेंट्स from poor homes tend to have too low need for achievement, and they are confused about their roles, and they have a negative self concept. After obtaining a certificate or without it, when they experience unemployment, they are more likely to have low self esteem, which may contribute to the role confusion and tendency to form a negative identity leading to the एंटी सोशल एक्टिविटीज, ठीक है। वैसे सिंपल वे में बात की गई है यहाँ कि जो बालिग बच्चे होते हैं, चूंकि उनको ज़्यादा इल्म नहीं होता, उनके एक्सपीरियंसेस इतने हाई नहीं होते, ज़्यादा वर्सटाइल नहीं होते, सो उनमें एक तो बात ये होती है कि रोल कन्फ्यूजन पाया जाता है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत, ये भी प्रॉपरली नहीं पता होता, ठीक है। इसी तरह से वो अपनी ज़ात को चूंकि बहुत नेगेटिव सोचते हैं, अपनी ज़ात के हवाले से उनमें उनके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की भी चीज़ नहीं होती, इसलिए क्या होता है अल्टीमेटली वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो एंटी सोशल होती हैं, नेगेटिव होती हैं, जिसमें वो फिर फंसते ही चले जाते हैं, ठीक। सजेशंस जो हैं वो इस तरह के स्टूडेंट्स को कैसे टीच किया जाए, कैसे लेके चला जाए, वो देख लेते हैं कि अवॉइड लेबलिंग द चाइल्ड, लेबल नहीं करें, ये ना कहें कि जी आप तो गरीब हैं और आप तो कभी भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं पहले भी आपसे ये बात की है कि जब बच्चा क्लासरूम में आ जाता है तो फिर उसका कोई भी सोशल स्टेटस नहीं रहता, वो क्लासरूम में इक्वल ही है, ठीक है। और आपने एज अ टीचर उसको इक्वल बेसिस पर ही पढ़ाना है, ट्रीट करना है, और इवन हर बच्चे को उसी तरह से तवज्जो देनी है जैसे कि उसका हक है। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट अ डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड इज बियॉन्ड हेल्प, टीचर माइट आस्क हरसेल्फ दैट व्हाट काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ द चाइल्ड आर नीडेड टू बी ओवरकम, ठीक है। कि आप सिर्फ यही सोचते रहें कि उसका कुछ नहीं हो सकता, आपको ये सोचना चाहिए कि आप किन चीज़ों में उनके इन गैप्स को कम कर सकते हैं। आप अल्टीमेटली सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ्स द चाइल्ड पोजेस, इस चीज को देखें। कंसंट्रेट ऑन इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू ओवरकम द डेंजर्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग या लेबलिंग, ठीक है। और इस लेबल करने वाला जो चक्कर है इससे हटें और इवन दूसरों को भी ना करने दें। वंस एक एग्जाम्पल है कि सैमुअल जॉनसन वाज आस्क्ड आर मैन मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, ही रिप्लाइड विच मैन, विच वुमन। थिंकिंग इन दिस वे हेल्प्स avoid the error of assigning to individual characteristics attributed to a group, ठीक है। सो इस तरह से देखें कि आप जनरल एक सेंस उनके अंदर डेवलप करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि जो उनके अंदर टिपिकल बिहेवियर्स को जन्म देने ना दे। इसके अलावा अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी दैट डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन मे हैव इनएडिक्वेट डाइट एंड इनसफिशिएंट मेडिकल केयर, so these causes might be creating learning difficulties for him। अब अगर एक बच्चा रात का भूखा है, ठीक है, तो उसे खाना नहीं मिला, तो देन क्या आपको लगता है कि वो क्लासरूम में भी उसी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेगा या चीज़ों को समझ सकेगा, ठीक है। सो इस तरह की अगर चीज़ें हों तो देन आपको हर चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, और आप उसको अगर जितना हो सके स्कूल्स में एड का भी चक्कर होता है, कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ बनी होती हैं जो फैसिलिटेट करती हैं बच्चों को, तो इस तरह से आप उनको जो कमी है पूरी करने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करें
कि उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस करने का मौका दें कि जो उन्होंने कभी मिस किए हैं, और इनके ज़रिए क्या होगा कि वो ज़्यादा अपना जो एक्सपीरियंस है, विजन है, परसेप्शन है, उसको ब्रॉड कर लेंगे. इवन आप उनको टेक्स्ट बुक्स दें पढ़ने के लिए, रीडिंग मटेरियल्स दें. और इसके अलावा द अर्बन चाइल्ड में नॉट कम्प्रीहेंड अ सिंपल रूरल सेंस एंड वाइस वर्सा. ठीक है, अर्बन स्कूल से ताल्लुक रखने वाला एक बच्चा जो है वो सिंपल सेंटेंस को भी कम्प्रीहेंड नहीं कर सकता जिस तरह से दूसरा कर सकता है. दिस लैक ऑफ एक्सपीरियंस कैन बी मेट थ्रू अ फिल्म और अ फील्ड ट्रिप. ठीक है, ट्राई टू सप्लाई फेमिलियरिटी डायरेक्टली और इन पिक्टोरल फॉर्म. ठीक है, कि आप उनको आइडियलाइज कराएं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कराएं कि अर्बन स्कूल्स की ये हालत है, रूरल स्कूल्स की ये हालत है, और उनमें ये स्किल्स हैं जो कम पाई जाती हैं, ये वो चीज़ें हैं जो लैक करती हैं. ये सारी अंडरस्टैंडिंग उनमें डेवलप करना ज़रूरी है. यूज़ ऑल पॉसिबल मीन्स टू मोटिवेट द डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स. लैक ऑफ एबिलिटी माइट नॉट ऑलवेज बी द कॉज ऑफ लर्निंग. ठीक है, बट लैक ऑफ इंटरेस्ट मे बी द रीजन. एबिलिटी से तो चलो बच्चा कभी कह लें कि अटेन कर सकता है ना, वो कभी भी सीखी जा सकती है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो ये सबसे बड़ी रीजन है. आपने एज ए टीचर उनमें ये इंटरेस्ट डेवलप करना है कि वो सीखें. टीच दीज चिल्ड्रन लर्निंग एंड टेस्ट टेकिंग स्किल्स. उनको पढ़ना कैसे है, मेमोराइज कैसे करना है, टेस्ट कैसे दिए जाते हैं, उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, टाइम विद इन टाइम कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जानी चाहिए. आप ये भी उन्हें बताएं कि आप कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं, आपको सवालों को कैसे देखना होगा, कैसे लेकर चलना होगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब तक आप बच्चों को नहीं सिखाएंगे, बच्चे नहीं सीखेंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो टीचर का ही होता है. नेक्स्ट ये है कि जी गिव देम स्पेसिफिक असाइनमेंट्स. ठीक है, जो उनकी एबिलिटीज को मद्देनजर रखकर बनाई गई हों. अरेंज करें, अबंडेंट प्रैक्टिस कराएं चीज़ों की. सप्लाई इमीडिएट फीडबैक एंड एम्फेसिस ओवर लर्निंग. ठीक है, अल्टीमेटली आपका फोकस जो है वो लर्निंग है कि आप उनको कुछ ना कुछ दे कर जाएं. The disadvantaged students require direct and close supervision while they work individually or in small groups on specific assignments. ठीक है, क्लोज कह लें कि गाइडेंस की ज़रूरत होती है उनको. Teacher should ask them specific questions that have specific answers and make all the decisions about what will be learned. ठीक है, और ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से कब क्वेश्चंस करने हैं, उनके आंसर कहाँ तक मतलब उनको रिक्वायर्ड हैं. आप इवन उनमें ये स्किल डेवलप करें कि आपने जवाब कैसे देना है, अपनी बात को एक्सप्लेन कैसे करना है, और इवन आप उन तक ये भी बात पहुँचाएं कि हमने ये चीज़ें सीखनी है, और आप मेंटली उनको आहिस्ता आहिस्ता तैयार करते जाएं उनके लिए. ओवर टीच द डिसएडवांटेज and ask them to overlearn. First have them study the material under your close supervision. अगर आप उनको ज़्यादा चीज़ें सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले वो सारा कुछ पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और या आप ये है कि उनको स्मॉल ग्रुप्स में समझाएं, पढ़ाएं एग्ज़ाम से पहले. ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का शिकार होते हैं कि वो चीज़ों को लर्न नहीं कर सकते. तो हाउ विल वी एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग विद अ स्टूडेंट हु इज नॉट मेंटली रिटार्डेड एंड एजुकेशनली डिप्राइव्ड. हालांकि नॉर्मल विजन भी है, हेयरिंग भी है, लैंग्वेज कैपेबिलिटीज भी हैं, लेकिन स्टिल ही और शी कांट लर्न टू रीड, राइट एंड कंप्यूट. तो देन वो जो एक्सप्लेनेशन है वो ये होगी कि ही हैज लर्निंग डिसेबिलिटी. ठीक है, दिस कैटेगरी इज अगेन रिलेटिवली न्यू एज वेल एज कंट्रोवर्शियल ऑल्सो. ठीक है, there is no common and fully agreed upon definition, and learning disability is generic यानी general term that refers to a heterogeneous group of disorders manifested by significant difficulties in acquisition and use of listening, speaking, reading, writing, reasoning and mathematical abilities. कि ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें तमाम चीज़ों की कहीं ना कहीं कमी मौजूद है.
कि वो कहीं ना कहीं लिसनिंग नहीं कर रहे, स्पीकिंग में एफिशिएंट नहीं है, रीडिंग उनकी इफेक्टेड है, राइटिंग इफेक्टेड है, रीजनिंग उनकी एबिलिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई, मैथमेटिकल एबिलिटीज इतनी एनहांस्ड नहीं है. दीज डिसऑर्डर्स आर इंट्रिंसिक टू द इंडिविजुअल. ठीक है, इंट्रिंसिक होते हैं, जो उनकी अपनी जात से लिंक्ड होते हैं. ठीक है, एंड प्रिज्यूम टू बी ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन. और ये सोचा जाता है या एज्यूम किया जाता है कि ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी डिसफंक्शनिंग की वजह से. इवन दो अ लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर कंकमिटेंटली विद अदर हैंडीकैप्ड कंडीशंस एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. उसके लिए आपके बाकी कंडीशंस भी हो सकते हैं, एनवायरमेंट भी हो सकता है जो आपको इफेक्ट कर रहा हो, और इट इज नॉट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दीज कंडीशंस या इन्फ्लुएंसेस. ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं इस हवाले से, लर्निंग डिसेबिलिटीज के हवाले से, कि ये हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं और जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जो मिलकर लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार बना रही हैं. द डिसऑर्डर्स आर इंट्रिंसिक. ठीक है, और डिसऑर्डर आर ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स. ठीक है, आपकी अपनी वजह से, आपकी अपनी सलाहियतों की वजह से ये चीजें इफेक्ट हो रही हैं. द लर्निंग डिसेबिलिटी इज बिलीव टू बी ड्यू टू द बायोलॉजिकल मैल फंक्शनिंग. कि आपकी फिजिक जो है, जो आपकी बॉडी है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही जैसे कि उसको कर. द लर्निंग डिसेबिलिटी मे एग्जिस्ट अलोंग विद अदर डिसेबिलिटीज लाइक मेंटल रिटार्डेशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, external factors like poor teaching, but these conditions don't seem to be causes of learning disability. ठीक है, assume करते हैं कि शायद ये factors होंगे लेकिन ये नहीं है. Then क्या factors हैं ऐसे कि जो mental ability को या mental disability को cause कर रहे हैं? तो some educators were critical to this category who hold that it is rather an overused or misused label. और these children actually are slow learners. ठीक है, हम उनको स्लो लर्नर की कैटेगरी में ला सकते. नेक्स्ट क्या है जी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ये स्पेसिफिक डिफिकल्टी होती है इन वन और मोर सब्जेक्ट. ये अंडर अचीवर्स होते हैं. ठीक है, और पुअर आई हैंडेड कोऑर्डिनेशन होता है. आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन जो है वो पुअर होता है इनका. क्या मतलब है वैसे इसका? अब फर्ज करें आप बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है उसको देख रहे हैं और इधर से लिख भी रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी. ऐसे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत तवज्जो से पहले बोर्ड पर देखते हैं, फिर बहुत ही तवज्जो के साथ लिखने की कोशिश करते हैं. यानी वो एट अ टाइम दोनों चीजों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे होते. ठीक है जी. हाइपर एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एक्सेसिव रेस्टलेसनेस, इनअटेंटिवनेस, ये भी हो सकती है. इम्पल्सिवली, दैट इज के वर्किंग वेरी क्विकली और इनकरेक्टली, कि आप बहुत जल्दी में काम कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं. प्रॉब्लम्स होती हैं ऑर्गेनाइज करने में और इंटरप्रेट करने में या उसको बयान करने में, कि कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइज की जाए और उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, ये भी प्रॉब्लम होती है. उनको स्पीच, मेमोरी, थिंकिंग और हेयरिंग के हवाले से भी डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा डिफिकल्टी इन मेकिंग एंड कीपिंग फ्रेंड्स. ठीक है जी. अब डिफिकल्टीज क्या है? मोस्ट ऑफ द लर्निंग डिसेबल children have difficulty in reading and mathematics, and they have difficulty in reading because they can't relate sound to letters that make up words. ठीक है, तो वो words और letters के साथ जो sounds हैं उनके साथ coordination develop नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो pronounce नहीं कर पाते words को. मैथ्स के में कैसे है कि is the second most common area of difficulty, कि आप कंप्यूट नहीं कर रहे चीज़ों को, रीजनिंग एबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है. द राइटिंग ऑफ सम लर्निंग डिसेबिलिटी इज वर्चुअली अनरीडेबल. ठीक है, आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब किस्म की होती है. देयर स्पोकन लैंग्वेज कैन बी हॉल्टिंग एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज़्यादा कह लें कि जिसको अंडरस्टैंड ना किया जा सकता हो. ठीक है, आपकी स्पोकन लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, इन्फॉर्मेशन बात समझ में आना बहुत डिफिकल्ट होता है. नेक्स्ट बात ये है कि जी लैक करते हैं ऐसे बच्चे
कि जिनमें अपने एकेडमिक टास्क को कंप्लीट करने की एबिलिटी हो, कि वो किस तरह से इफ़ेक्टिव वे से अपने एकेडमिक टास्क को कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पर फोकस नहीं कर पाते और चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, ठीक है। और पैसिव लर्नर्स होते हैं, उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें, उनको सपोर्ट की, सुपरविजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर अर्ली स्टेज पर इस चीज़ को डायग्नोस कर लिया जाए तो देन आप इसको कह लें कि बच्चे को कोप करवा सकते हैं कि वो कैसे सीखे कि उसने कैसे रेस्टलेसनेस का शिकार होने से बचना है, फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनमें डेवलप की जा सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने ऊपर जो बिलीव्स हैं अपनी सेल्फ एस्टीम के हवाले से स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनको कॉन्फिडेंट बनाना है और इवन उन्हें हार्ड वर्क करना सिखाना है, ठीक। कॉजेस क्या हो सकते हैं? अटेंशन डेफिसिट हो सकती हैं, परसेप्चुअल डेफिसिट्स हो सकते हैं और रिहर्सल या मेटाकॉग्निटिव डेफिसिट्स हो सकते हैं जो इस लर्निंग डिसेबिलिटी का कॉज बनते हैं। अटेंशन क्या है कि they have a difficulty in attending to relevant information or getting distracted by relevant information, ठीक है। अटेंशन सीकिंग नहीं होते वो, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड अटेंशन होती है उनकी और इवन इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में लेकर चलना उनके लिए मुश्किल होता है। परसेप्चुअल वे क्या है या कॉज क्या है कि देर इज़ नो डिफिकल्टी इन सीइंग एंड हियरिंग बट इन इंटरप्रेटिंग व्हाट इज सीन एंड हर्ड एंड लैक ऑफ आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जैसे कि पहले हमने बताया। रिहर्सल एंड मेटाकॉग्निटिव डेफिसिट्स ये हैं कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली ट्राइंग टू लर्न इंक्रीज लर्निंग, they do not rephrase the material and do not possess metacognitive skill to monitor and improve their learning, ठीक है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मुझे मजीद अपनी बेहतरी लर्निंग में कैसे लानी है, ठीक है। उन्होंने कैसे अपनी लर्निंग को इंक्रीज करना है, चीज़ों को कैसे आर्टिकुलेट करना है, कैसे जो है वो इंटरप्रेट करना है, तो ये अभी सीख नहीं पा रहे होते वो। टीचिंग टेक्निक्स की देख लेते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए कि ऑब्वियसली उनको डील करना डिफ़िकल्ट है, बट माइल्ड या मॉडरेट किस्म की डिफ़िकल्टी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़फुल टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं ताकि उन बच्चों को डील किया जा सके। They may experience more frustration and lack of self-esteem than mentally retarded children due to lagging behind. आप उनको इग्नोर करते जाते हैं, पीछे छोड़ते जाते हैं, उनको समझते नहीं हैं, तो उसकी बिना पर वो क्या करते हैं कि हर तरह से हर फील्ड में वो पीछे रहना शुरू हो जाते हैं। Therefore, they need learning tasks within their capability to experience success. हमने पीछे भी बात की थी ना कि उनकी एबिलिटी के हिसाब से जब आप उनको टास्क करने को कहेंगे तो ऑब्वियसली वो सक्सेस रेट जब बढ़ना शुरू हो जाएगा ना उनका, तो उस लेवल का जब सक्सेस रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उनमें मोटिवेशन डेवलप होगी कि हमने अब कुछ नया करना है, फिर कुछ अच्छा करना है कि जिसमें हमें कामयाबी हो, क्योंकि नाकामयाबी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा पीछे ले जाती है। फाइंड आउट वेज टू हेल्प देम कंपनसेट फॉर देयर वीकनेस इन साइकोलॉजिकल प्रोसेस as they improve achievement in specific subject areas. Arrange classroom environment to facilitate learning. आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट फैसिलिटेटिंग हो, आप हेल्प करें उनको डिस्ट्रैक्शन में कह लें कि पढ़ने से, और इसके अलावा उनकी अटेंशन को गेन करने के हवाले से स्ट्रेटजीज डेवलप करें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि टू इंक्रीज देयर अटेंशन क्लासरूम बी इक्विप्ड विद ओपेक और ट्रांसलूसेंट विंडोज, कारपेटिंग होनी चाहिए, साउंड प्रूफ हो, ऑर्डनरी क्लासरूम नहीं होने चाहिए और उसमें रिड्यूस करें आप डिस्ट्रैक्टिंग साउंड्स को। और when preparing written material for the students, highlight relevant stimuli, मतलब मेन जो पॉइंट्स हैं, जो मेन एस्पेक्ट्स हैं, आप उनको कलर्ड कर दें
कि जिससे उनकी जो अटेंशन है वो गेन की जा सकती है। अंडरलाइन करें डिफरेंट कलर्स के साथ, इस तरह से हाईलाइटनर यूज़ करें, तो इस तरह की चीज़ों से इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे पहुंचाई जा सकती है। To those students who have short attention span, give short assignments and divide complex material into small segments. इसके अलावा for those students who have difficulty in writing, तो आप उनको कट आउट स्टेंसिल्स जो हैं वो यूज़ करने के लिए कहें कि जिससे उनको लिखने की जो उनकी जो लिखाई है वो बेहतर होगी। ठीक है जी। इसके अलावा टू ओवरकम द डेफिशिएंसी इन स्पेसिफिक एरियाज यूज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। फॉर इंस्टेंस, इफ द स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग printing material या words, teaching how to read printing words. This method emphasizes mastery of specific skills or follow highly structured emphasized mastery and follow highly structured format. आप उनको सिखाएं कि आपने पढ़ना कैसे है, बोलना कैसे है और इस प्रिंटिंग मटेरियल को यूज कैसे करना। Teachers use detailed written scripts of step-by-step instruction that emphasizes repetition, student perception, repetition and students' participation, and teacher feedback without correcting underlying cognitive deficits. तो आपने करना क्या है कि आप उनको एक तो मटेरियल पढ़ने की तरफ मुतवज्जो करें, हाईलाइट करें चीज़ों को, आप उनको फोकस करवाएं कि प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ा कैसे जाता है, उसमें जो चीज़ है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, साथ साथ आप इंस्ट्रक्शंस भी दें, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट भी करवाएं। इससे क्या होगा कि उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा डेवलप होंगी और स्ट्रांग होंगी। टीच देम स्टडी स्किल्स, कि स्टडी किया कैसे जाता है आप उनको सिखाएं और कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है और उसको जहन में बिठाया कैसे जाता है। ठीक है, और यही बेसिकली चीज़ है ना जो उनमें कम पाई जाती है, क्योंकि वो रिटेन नहीं कर पा रहे होते इन्फॉर्मेशन को, एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे होते, तो यही चीज़ आपको सिखानी है। ठीक है, और तो ये तो थी डिफरेंट किस्म की टाइप्स जो इंडिविजुअल्स में पाई जाती हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और आप एज ए टीचर कैसे इन डिफरेंट स्टूडेंट्स को डील कर सकते हैं। टीचिंग जो है वो बहुत ही प्रीशियस प्रोफेशन है और अगर इसको बहुत ही तवज्जो के साथ, बहुत ही हिम्मत और कह लें कि उसकी जैसे डिमांड बनती है उस डिमांड को फुलफिल करते हुए आप टीच करें बच्चों को, तो आप बहुत अच्छी मिसाल बन सकते हैं अपनी आने वाली नस्ल के लिए। ठीक है जी। इसके इन लेक्चर्स के हवाले से, इन तमाम कोर्स के हवाले से, इन लेक्चर्स के हवाले से और इस कोर्स के हवाले से आपको कभी भी कोई भी चीज़ पूछनी हो, आप वेलकम है ऑलवेज। आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, आपको सुना जाएगा और आपके तमाम क्वेश्चंस को जवाब दिया जाएगा। MDBs आपके पास सोर्स है, आप मेल कर सकते हैं, आपके पास उसके लिए कोर्स का ईमेल आईडी मौजूद है, आपके वेबसाइट के ऊपर मेरा अपना ईमेल आईडी जो ऑफिशियल है वो भी मौजूद है। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई किया जाए। मेरी विश है कि आप इस कोर्स से कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।